और अब मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, उन 5-10 कंपनियों के नाम धीरेन्द्र जिन्होंने दुनिया भर में भारत का डंका पीटा है, या भारत की जो ऐसी कंपनियां जो दुनिया में ऐसा कुछ कर रही जो वो नंबर 1 है, नंबर 2 है और दुनिया उनका लोहा मानती है। एक ऐसा ही नाम है टाटा स्टील का, जिन्होंने बाहर जाकर, विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों को खरीदा, अपने में मिलाया और स्टील कंपनी दुनिया में इनका नाम है। एशिया में सबसे सस्ता स्टील ये बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी, रिफाइनरी कंपनी बन गई है। इनके और भी कई प्रोडक्ट हैं जो आप बाज़ार में देते हैं, तो इनका भी काफ़ी दुनिया में नाम है। EPL ये पैकेजिंग की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है, दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल। महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया में सबसे बड़े ट्रैक्टर के निर्माता हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में दुनिया में से एक है। ये कोल इंडिया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक है। हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है, भारत में ही है और भारत से अपना व्यापार करते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जस्ता बनाते हैं, जिंक का काम करते हैं। सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं। डिवीज लैब दुनिया की सबसे बड़ी दवा से जुड़ी सामग्री के सप्लायर हैं। तो ये कहानी क्या कहती है धीरेन्द्र? ये कहानी ये कहती है कि ये भारतीय बिजनेस अब स्केल अप कर सकती हैं। उसके अलावा जो पहला एग्जाम्पल था टाटा स्टील का जी, वो टाटा स्टील का कहानी भारत में इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि कोरस के एक्विजिशन जो कि उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा ड्रैग रहा, उसके बावजूद भारतीय कारोबार की इस रफ्तार से बढ़ने का नतीजा है कि विदेशी कारोबार स्ट्रगल के बावजूद भी वो मटेरियल नहीं है, वो कोई ख़ास बात नहीं है उस कंपनी के लिए। तो भारतीय कंपनी के दम पे और भारतीय कारोबार के दम पे ये कंपनी उस कहिए कि गलती से या एक स्ट्रगलिंग बिजनेस को खरीदने के बावजूद उससे वो उभर पाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये धीरेन्द्र कि क्या इस तरह की कंपनियों से, यानी भारत की तरक्की से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, निवेशक फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या ऐसे फंड्स हैं जो इन कंपनियों में पैसा लगाते हैं, या हमें सीधे स्टॉक खरीदने चाहिए? इस सब से जुड़े सारे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप स्टॉक में पैसा सीधा तभी लगाना चाहिए जब आपके पास समय हो, आप उसका अध्ययन कर सकें और आपके पास टेम्परामेंट हो। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे 20-30% का बढ़त गिरावट ये आम चीज़ है। तो अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप टेम्परामेंटली उसके लिए सूटेड नहीं हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो शेयर बाज़ार में सीधे तौर पे जाना आपके लिए शायद खतरनाक साबित हो। इसलिए इसका फ़ायदा उठाने का सबसे नेक्स्ट बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छे डाइवर्सिफाइड प्रोवन पर वेल परफॉर्मिंग फंड खरीदें जी। और ये मैंने कुछ फंड आपके लिए चुने हैं, तो जिनको भी नोट करना हो बेशक वो नोट कर सकते हैं, वो फंड्स के नाम जो भारत की बढ़ती कंपनियों में निवेश कर रहे हैं और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम धीरेन्द्र बताना चाहेंगे? जी हाँ, कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट का फोकस्ड फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और PGM का फ्लेक्सी कैप फंड। ये कुछ खास हमारे एनालिस्ट ने चुने हैं जी, जो कि डाइवर्सिफाइड हैं, वेल परफॉर्मिंग है। और लेकिन इसमें SIP कीजिए, रेगुलरली लगाइए और कम से कम 5 साल का, मतलब ये जो नियम है, जो बेसिक नियम है आपको इक्विटी में निवेश का, ये हमेशा पालन करना। तो ये जो 4 आपने ग्रोथ फोकस फंड्स धीरेन्द्र ने हमें बताए हैं, इनमें निवेश करते टाइम रूल आपको याद रखने हैं, SIP करनी है और लंबे समय के लिए निवेश करना है, तभी आप भारत की तरक्की से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड धीरेन्द्र आक्रामकता का है, अग्रेसिवनेस का है। क्या और ऐसे कुछ अग्रेसिव फंड्स हैं जो फटाफट जो 7% की ग्रोथ मिल रही है भारत को, उससे भी सीधा फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, ये भी डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन रिलेटिवली अग्रेसिव है क्योंकि छोटी और मिड साइज कंपनियों में, बड़ी कंपनियों के लिए उस रफ्तार से बढ़ना मुश्किल होता है। ये कुछ ऐसे फंड है जो कि मिड साइज और छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो बहुत ही रफ्तार से बढ़ सकते हैं। एक्सिस का मिड कैप, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, कोटक का स्मॉल कैप फंड और SBI का स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 वो फंड हुए जो एग्रेसिव माने जा रहे हैं, लेकिन इनमें कोई हिदायत, कोई सावधानी? इसमें हिदायत की, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जो उतार चढ़ाव का जो दौर होता है वो शुरुआती निवेशक के लिए नुकसानदेह है। वो आपके लिए उसको झेल पाना, उसको विथस्टैंड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपने पहले कभी लगाया है, आप बाज़ार के उतार चढ़ाव से परिचित हैं, तब कीजिए। और यहाँ पे भी आपको SIP करना है और कम से कम 5 साल के नज़रिए से करना है। तो ये वो फंड की बात हुई। 8 ऐसे फंड हमने आपको बताया जिसमें आप भारत की तरक्की का फ़ायदा अपने निवेश और अपने अच्छे रिटर्न के लिए भी कर सकते हैं।
धीरेन्द्र, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या आपको लगता है कि भारत में जो निवेश है वो इतना रिटर्न कहीं दुनिया में और नहीं मिलने वाला है? क्या ऐसा कहना सही होगा? जी हाँ, यहाँ पे जिस तरह से एक हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ये कलेक्शन ऑफ फेवरेबल वेरिएबल्स, चाहे वो डेमोग्राफी हो, चाहे वो सरकार का प्रोएक्टिव होना हो, या बहुत बड़ी आबादी हो, या बहुत बड़ा कंजप्शन हो, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस, तो सब चीज़ में जो बढ़त है और ख़ासकर नॉर्मल पॉजिटिविटी जो हमारे इकॉनमी में दिख रहा है, उसकी तुलना में देखें तो मुझे लगता है कि अगर आपको ग्रोथ राइड करना है तो भारत अभी डेस्टिनेशन है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।